अच्छा भाई, हमने अपने रिवीजन सेशंस में ऑर्गेनिक रिवाइज कर लिया है और केमिकल एनर्जेटिक्स किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम किया था। और फिर हमने इनऑर्गेनिक में periodicity थोड़ा सा एक्सटेंसिवली रिवाइज किया था विद क्वेश्चंस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू ग्रुप 17। और उसके बाद एक क्लास में और रखूंगा फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बाकी देन लेटर ऑन फॉर पेपर वन विल सी कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, उसके हिसाब से आई विल मेक श्योर वी डू सम ईयरली पेपर्स टुगेदर। नाउ ग्रुप 17 में देखें आपके पास वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि टाइम टू टाइम पेपर टू में भी आती रहती हैं और पेपर वन में भी आती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करना है कि ग्रुप 17 इज योर हैलोजेंस ग्रुप, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। बट हम जो ट्रेंड्स यूजुअली डिस्कस कर रहे होते हैं ना, दोज आर फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बट जो ट्रेंड डाउन द ग्रुप चल रहा है वो फ्लोरीन भी फॉलो करेगा, वो आयोडीन भी फॉलो करेगा। इनफैक्ट वो आयोडीन के नीचे भी एक एलिमेंट अक्सर क्वेश्चन आ जाता है उसका, एस्टेटीन, वो भी फॉलो करेगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप इनके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है या बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, आपको वो पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है? बिकॉज डाउन द ग्रुप आईडी फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर। And why ID forces become stronger? Because down the group number of electrons increases, right? अच्छा देखिए, एक तो है इनका बॉइलिंग पॉइंट। अब आप लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं इनकी बॉन्ड इंथैल्पी के साथ। वो एक अलग आपका फैक्टर है, ये एक अलग चीज है आपके पास। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आईडी फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो रही हैं। बट एज यू गो डाउन द ग्रुप द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इन these molecules it becomes weaker। और वो वीकर क्यों होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। व्हेन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस दैट these forces of attraction between the bonded nuclei decreases। क्योंकि जितना न्यूक्लियाई, बॉन्डेड न्यूक्लियाई शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूर होंगे, उतना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड वीकर होगा। तो ये एक अलग फैक्टर है। आप लोग यूजुअली इसको ना मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो पूछते हैं आपके पास, वो इस तरह से पूछता है कि व्हाट हैपेंस टू द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलोजेंस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की जब बात आ रही है तो मतलब आप बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, अलग अलग है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज increases as number of shells increases and bond, or more specifically covalent bond, becomes weaker। नहीं आयशा, जब इक्वेशन विद MgCl2 एंड वाटर, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जब ये वाटर में, हम तो उसको सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे ये वाटर में ना आयोनाइज हो गया, जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड। बट इन एक्चुअल इट अंडरगो सम हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो पीएच की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 7 नहीं होती, इट इज अराउंड 6.5। बट ये इक्वेशन बनी बनाई आ सकती है, इसकी जो कॉम्प्लेक्स क्या इक्वेशन है, लेकिन वो आपको खुद से याद करने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम की तरह ही होती है बाय द वे। नहीं शयान, नो नीड नाउ। अच्छा भाई, हाउएवर देयर विल बी अ क्वेरी सेशन, तो उसका मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। अच्छा भाई, इनके फिर आपने ना कलर्स याद रखना है। आप पहले तो आपको इनकी स्टेट्स एंड अपीयरेंस पता होनी चाहिए। वो जब आपको उसकी वो कहते हैं ना अपीयरेंस बताएं, तो अपीयरेंस में स्टेट और कलर दोनों आ जाते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन की रूम टेम्परेचर पे स्टेट क्या है, तो फ्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। और जो फ्लोरीन का कलर होता है वो हम कहते हैं बहुत लाइट ग्रीन कलर होता है। ठीक है, पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन। वैसे वो आपको फ्लोरीन का तो याद नहीं रखना है,
लेकिन क्लोरीन ऑनवर्ड्स आपको कलर्स याद रखने होते हैं। जो क्लोरीन गैस होती है वो पेल ग्रीन या इसको हम येलोइश ग्रीन भी कहते हैं। ठीक है, यूजुअली इसका कलर एमएस में येलोइश ग्रीन लिखा हुआ होता है या पेल ग्रीन लिखा हुआ होता है। और फिर आपका जो क्लोरीन है, उसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, एक्वस क्लोरीन, तो एक्वस क्लोरीन का जो कलर है वो बहुत लाइट ग्रीन कलर आ रहा होता है, जिसको आप पेल ग्रीन, अगेन पेल ग्रीन भी लिख सकते हैं या आप इसको वेरी पेल ग्रीन भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्लोरीन को फिर हम अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इसलिए डिसॉल्व हो जाती हैं क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और दीस हैलोजन मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नॉन पोलर। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी इसका कलर जो है वो पेल ग्रीन होगा। ठीक है, ये कलर्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद क्लोरीन के बाद आपको किसका कलर याद रखना है? ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और उसका जो कलर होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, इसका कलर होता है रेड ब्राउन या ब्राउन लिक्विड। अच्छा, एक्वस ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। और ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें उसका जो कलर आएगा वो भी आपका ब्राउन, या आप उसको ऑरेंज, मतलब बहुत लाइट शॉकिंग ब्राउन होता है तो आप उसको ऑरेंज कलर का शेड लिख सकते हैं। देन वी हैव आयोडीन। आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और आयोडीन का, सॉलिड आयोडीन का जो कलर होता है वो आप शाइनी ब्लैक भी लिख सकते हैं या ग्रे ब्लैक भी लिख सकते हैं। आयोडीन एक्वस फॉर्म में, जब आप आयोडीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयोडीन सोल्यूशन को कर देती है ब्राउन कलर का। और जब आप आयोडीन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो आपका कलर देती है पर्पल कलर। आयोडीन लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, आयोडीन डायरेक्टली सब्लाइम हो जाता है। और जब आयोडीन डायरेक्टली सब्लाइम होगा तो आयोडीन के जो वेपर्स हैं वो भी आपको पर्पल कलर के मिलते हैं। ठीक है जी। तो डाउन द ग्रुप इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, ये भी आप इसी के साथ ऐड कर लें। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर बिकमिंग हैवियर। अब हमें अलग से विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, या फिर आपकी जो वॉलेटिलिटी है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो वो दे बिकम लेस वॉलेटाइल डाउन द ग्रुप। ठीक है जी। अब अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है बिकॉज हैलोजेंस रिएक्ट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज डाउन द ग्रुप देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। And why electronegativity decreases? Because again number of shells increases, और नंबर ऑफ शेल जब भी इंक्रीज होते हैं तो आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। राइट, सो देयर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, you know that halogens react by gaining electrons ना। क्लोरीन, 1 mole of chlorine will gain 2 mole of electrons to form 2 mole of chloride ions। ठीक है, मेटल्स के केस में बिल्कुल अपोजिट होता है। डाउन द ग्रुप मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, because they react by losing electrons, so it becomes easier for the metals down the group to lose electron as their number of shells increases, shielding effect increases। तो loss of electron easy होता जाता है down the group and gain of electrons मुश्किल होता जाता है down the group। on the basis of that आपने ग्रेड 11 में भी एक रिएक्शन पढ़ा था, आपने एएस में भी ये रिएक्शन पढ़ना होता है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। A more reactive halogen displaces a less reactive halide ion from its salt solution। A more reactive halogen is the one that is above, present at the top of the group. Like agar if you are comparing fluorine, chlorine, bromine, iodine, so chlorine would be more reactive than bromine, bromine is more reactive than iodine।
जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने क्लोरीन गैस को बबल इन करवाया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड सोल्यूशन में, तो chlorine being a more reactive halogen, it will gain electron from the bromide ion to form chloride ions in the form of HCl, and bromide ion will get oxidized to form bromine. ठीक है? In this reaction, chlorine is basically gaining electron to form chloride ions because chlorine is a more reactive halogen. So more reactive halogen reduces. If it is getting reduced, it means it must be acting as a oxidizing agent. एमसीक्यूज में अगर आप देखेंगे तो यूजुअली वो इस तरह से कंपेयर करवाता है कि क्लोरीन इज अ मोर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन। ठीक है, आप इसको ऑल्टरनेट वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरीन इज अ स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन। और जो ब्रोमाइड आइंस हैं, they are losing electron to form bromine molecule like this. So bromine is a less stronger oxidizing agent than chlorine. अब इसमें क्लोरीन जो है उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी आप उसको देख सकते हैं, इनिशियली इट वाज 0 and in HCl it is -1. So this is a decrease in oxidation number, and decrease in oxidation number means reduction. And for bromide ion, its oxidation number was -1. In a bromine molecule it is 0, and increase in oxidation number is oxidation. Acha, for their state symbols, hydrogen bromide is taken in the aqueous form. Chlorine gas is bubbled into the solution, and the hydrogen chloride form would also be in the aqueous form. And bromine, as it is formed in the water, it will just immediately dissolve into water, and we will get bromine in the aqueous form. So, what would be the color change during this reaction, or the observation of this reaction would be? कोई बताएगा क्या दिखेगा इस reaction में आपको? कलर चेंज क्या से क्या होता हुआ दिखेगा? Brown color appears. That's it. Brown from colorless. Good. Paper 3 leaked. पता नहीं भाई, ये लीक वाली कहानियां पता नहीं कब से होने लग गई यहाँ पे। 2 मिनट नीचे, बिल्कुल बेटा। अच्छा देखें, अब आप जरा इस चीज को रियलाइज करें, यहाँ पे मोस्टली हम लोग ना कलर चेंज गलत लिख देते हैं, और उसका रीजन ये होता है कि आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज अ कलरलेस सोल्यूशन, राइट? इट हैज bromide ions. But when you are pumping in chlorine gas into this solution, chlorine is a pale green gas, but as chlorine gas comes in contact with the solution, it immediately reacts. So chlorine won't have a chance to make this solution pale green. अगर आपको लग रहा है कि सोल्यूशन पहले पेल ग्रीन होगा, उसके बाद क्लोरीन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्लोरीन as it is coming in contact with the solution, it will immediately react with hydrogen bromide, and it will just react right away. So it won't have any chance to give its color into this solution. So the solution was colorless. It would appear colorless at the start, even after you are pumping chlorine gas. And as the chlorine gas starts reacting, it will form bromine molecule, and the bromine has dissolved into water. So aqueous bromine ban gaya, or aqueous bromine would give the color orange. So the color change would be colorless to orange, not pale green to orange, right? कुछ सर्कुलेट हो रहा है पेज 3 के बारे में, लेट मी चेक। ओ हो, क्या है भाई ये? अच्छा, दिस इज नॉट योर पेपर एक्चुअली, ये पता है क्या है, ये वो है डॉक्यूमेंट जो कि 9/7/2025, अल्लाह रहम करे। अच्छा, ये वो नहीं है, ये आपका पेपर नहीं है, ये वो है आपका क्या है ये आपका जो लैब्स के पास आता है ना रीजेंट्स रखवाने के लिए, पेपर परफॉर्म करने के लिए जो रीजेंट्स होते हैं, ये वो है। तो दिस इज नॉट अ पेपर, बट इस रीजन को देख के ऑब्वियसली लोग जो है वो आइडिया लगा लेते हैं। हाँ, ये डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आना चाहिए था। अपैरेटस गाइड है, रीजेंट्स हैं इसमें जो जो रखवाए हैं, इससे
आपको थोरो आइडिया हो जाता है पेपर क्या आने वाला है, बट दिस इज दिस इज अनफेयर, नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेशन बेटा आपके लिए नहीं है, ये कैलकुलेशन जो उन्होंने सॉल्यूशंस प्रिपेयर करके आपको देने ना, उसकी कैलकुलेशंस होती हैं कि कितने कंसंट्रेशन देनी है, कितना डाइल्यूट करना है पर कैंडिडेट, कितना अमाउंट आपको असाइन प्रोवाइड करना है, ये वो कैलकुलेशंस हैं, ये आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। Unfortunately, yes, this is a document which shouldn't be out there in the social media, और किसी को बताना भी नहीं चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं। चलें भाई आगे बढ़ें। अच्छा भाई, then the next thing that you should know about halogens is the stability of hydrogen halides। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स आपके पास कंपाउंड ऑफ हैलोजन, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, तो इनकी भी वो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता है। और ऑब्वियसली एज यू गो डाउन द ग्रुप, आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी एंड द कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वीकर होता जाएगा, राइट। अब इसमें आपके पास वो एक क्वेश्चन ये आता है कि रेड हॉट वायर इज प्लेस्ड इन अ गैस जार कंटेनिंग हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो उसका ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड कुछ हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो हाई टेम्परेचर आप जो है वो हॉट वायर के जरिए या हॉट ग्लास रॉड के जरिए प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड को वी कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू द लैब्स, बट हाइड्रोजन आयोडाइड गैस को उसमें अगर मैं कोई हॉट वायर या कोई ग्लास रॉड हीट करके उस गैस जार के अंदर डालूंगा जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। अब आयोडीन गैस जब निकलेगी तो आपको पर्पल वेपर्स दिखेंगे। इसी तरह जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस के अंदर हम उसको हीटिंग करेंगे, तो वो जब डिकम्पोज होगी या उसका बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, तो इट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस एंड ब्रोमीन गैस, और ब्रोमीन गैस के आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो डिकम्पोज नहीं होगी। तो डाउन द ग्रुप हम ये कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स डिक्रीजेस, और रीजन सेम है क्योंकि डाउन द ग्रुप आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स डिक्रीजेस। ऑरेंज टू कलरलेस तो किसी की ऑब्जर्वेशन नहीं बनेगी। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यूजुअली एमसीक्यूज में पूछी जा रही है और आप मोस्टली गलत कर रहे हैं, देखिए सिल्वर नाइट्रेट को हम यूज करते हैं टू टेस्ट फॉर हेलाइड आइंस। अब सिल्वर नाइट्रेट को अगर मैं किसी ऐसे सोल्यूशन में डालूंगा जिसमें क्लोराइड आइंस हैं, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक इंसॉल्युबल सॉल्ट है जिसके वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं। इसी तरह अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को किसी ब्रोमाइड आयन सोल्यूशन में डालूंगा जिसमें ब्रोमाइड आयन्स हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, और सिल्वर ब्रोमाइड भी एक इंसॉल्युबल सॉल्ट है जिसके क्रीम या फिर ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट आ रहे होते हैं। सिमिलरली अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को लेट से आयोडाइड आयन सोल्यूशन में डालेंगे, तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा जिसके येलो प्रेसिपिटेट आते हैं। अब होता प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि जो इसके कलर्स है ना वो ऑलमोस्ट हमें इसके स्पेशली सिल्वर क्लोराइड के और सिल्वर ब्रोमाइड के जो प्रेसिपिटेट के कलर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमें सेम दिख रहे होते हैं। तो हमें ना थोड़ा सा लैब में, अगर आपने तो परफॉर्म किया हुआ है, आपको पता होगा कि बहुत मुश्किल होती है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को डिफरेंशिएट करने में उनके कलर्स को, क्योंकि वाइट और ऑफ वाइट नियरली सेम दिख रहा होता है आपको। तो उसके लिए फर्दर हम एक टेस्ट ये करते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का जब पीपीटी बन जाता है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्वस अमोनिया डालते हैं। अब एक्वस अमोनिया के हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक कंसेंट्रेटेड एक्वस अमोनिया होता है और एक डाइल्यूट एक्वस अमोनिया होता है।
जब हम डाइल्यूट अमोनिया डालते हैं सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी में, तो जो पीपीटी है वो दोबारा से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वही डाइल्यूट अमोनिया आप डालें जिसमें ब्रोमाइड आयन आया है ना, अब आपको तो नजर समझ नहीं आ रहा कि क्लोरोसिल वाइट पीपीटी है या क्रीम पीपीटी है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों में जो है वो डाइल्यूट अमोनिया डाल देंगे। और डाइल्यूट अमोनिया डालने में जिसका प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है, इट मीन्स के वो जो है क्लोराइड आयन का सोल्यूशन था, सिल्वर क्लोराइड था उसमें। और जिसमें नहीं होता वाइट पीपीटी डिसॉल्व या ऑफ वाइट पीपीटी डिसॉल्व, तो आप समझ जाएंगे कि वो ब्रोमाइड आयन का सोल्यूशन था। इसी तरह अगर आप ब्रोमाइड आयन को, सिल्वर ब्रोमाइड को अगेन दोबारा से रिडिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, कंसेंट्रेटेड अमोनिया डालेंगे। देखो डाइल्यूट अमोनिया में डिजॉल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल रहेगा। लेकिन अगर आप कंसेंट्रेटेड अमोनिया डाल देंगे तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि वाकई में सिल्वर क्लोराइड था या सिल्वर ब्रोमाइड था। और जो सिल्वर आयोडाइड है वो कंसेंट्रेटेड अमोनिया में भी डिसॉल्व नहीं होगा। सही है, ये पूरा टेस्ट इसका ये होता है, कंसंट्रेटेड अमोनिया में डू नॉट डिसॉल्व। कल जिन लोगों का प्रैक्टिकल है उनको ये बात पता होनी चाहिए। आई होप आप जब टेस्ट करेंगे हैलाइड आयंस का, अगर तो आता है, तो इसमें आपका कौन सी चीज, सिल्वर क्लोराइड का अगर वाइट पीपीटी आता है सिल्वर नाइट्रेट डालने पे, तो उसको आप पूरा टेस्ट क्या करते हैं, यू ऐड डाइल्यूट अमोनिया। इफ द पीपीटी dissolves it means chloride ion is present, if it does not dissolve it means bromide ion is present। ठीक है हसन। आयशा क्या बोला है बताओ। जल्दी जल्दी। इफ यू आर जस्ट गेटिंग डाइल्यूट अमोनिया तो दैट वुड बी इनफ ना। भाई देखें, सिल्वर आयोडाइड का येलो पीपीटी है, इट्स अ वेरी डिफरेंट कलर। ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि वाइट है या क्रीम पीपीटी है। हाँ, अगर आपके पास वाइट पीपीटी आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्रीम पीपीटी भी हो सकता है, लेकिन आपको वो कंफर्म नहीं हो रहा होगा कि बाकी में वाइट है या ऑफ वाइट है, तो उसमें आप डाइल्यूट अमोनिया डालेंगे। अगर पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है तो इट मीन सिल्वर क्लोराइड है, अगर नहीं होता तो इट मीन सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर आयोडाइड का तो कलर ही डिफरेंट दिख रहा होगा ना, तो उसमें आपको इशू नहीं हो रहा होगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसका बड़े टाइम से ना क्वेश्चन दिख नहीं रहा है हमें रिसेंट ईयर में, वो है इनके रिएक्शन ऑफ हैलाइड आयन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यू आर सेइंग योर क्लोराइड आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड कलर इज नॉट एविडेंट। आयोडाइड का तो येलो पीपीटी अच्छा खासा नजर आ रहा होता है। वो चलो, इफ यू आर नॉट गिविंग कंसंट्रेटेड अमोनिया इट मींस यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ हो सकता है, यूजुअली केमिकल्स जो है ना वो उनकी लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट होती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो एक ये रीजन भी हो सकता है, बट इन योर प्रैक्टिकल आपके पास जो है वो चीज़ें फ्रेश होंगी, आपके पास वो डॉक्यूमेंट भी फ्रेश आ गया है। अच्छा भाई, रिएक्शंस ऑफ हैलाइड आयंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड वी नो इज अ एसिड, बट सल्फ्यूरिक एसिड कैन आल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये एज अ एसिड तो काम करता है, ये साथ में ना एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर सकता है।
अब हमारे पास तीन रिएक्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के जो हमें पढ़ना है। पहला रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का विथ क्लोराइड आइंस। क्लोराइड आइंस के साथ जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा, हम सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, इसका रिएक्शन क्वेश्चंस में पोटेशियम क्लोराइड के साथ भी आ सकता है, ठीक है, दोनों के साथ आ सकता है। When you add sulfuric acid into sodium chloride, displacement or acid-base reaction happens where you get sodium hydrogen sulfate. Actually, if जैसे सोडियम है ना, इसमें sodium will go and it will displace, partially displace the hydrogens from the sulfuric acid to form sodium hydrogen sulfate. ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो गेट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब HCl की जो गैस है इसके वाइट फ्यूम्स दिखेंगे आपको, ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा स्टेट सिंबल्स का एक इशू है, वो ये है कि यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड को ना सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉलिड फॉर्म में बनेगा HCl गैस फॉर्म। बट प्रीवियसली इनकी जो इक्वेशंस गिवन होती थी उसमें हम सोडियम क्लोराइड को एक्वस फॉर्म में लेते थे, तो एसिड भी ऑब्वियसली एक्वस फॉर्म में डालोगे तो वो खुद ही एक्वस हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो भी एक्वस फॉर्म में बनता था। HCl पार्टली एक्वस फॉर्म में बनता था, सम पार्ट ऑफ HCl गैस फॉर्म में बनती थी, तो जो व्हाइट फ्यूम जो है उसके ऊपर से उड़ते हुए नजर आते थे। तो ये दोनों इक्वेशंस के स्टेट सिंबल्स जो हैं वो सही हैं। आप जो है वो एक्चुअली जो अपडेटेड आपकी सिलेबस में तो ये इक्वेशंस नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन जो आपकी अपडेटेड बुक है जो इंडोर्स्ड है रॉजर नॉरिस, उसमें जो आप अपडेटेड वर्जन में आपके पास जो स्टेट सिंबल यूज किए हुए हैं वो ये वाले यूज किए हुए हैं। जब आप मार्किंग कीज देखेंगे तो पुराने पेपर्स में जो है वो एक्वस वाले स्टेट सिंबल थे, न्यू मार्किंग कीज में जो है वो सॉलिड वाले लिए हुए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। इट मीन्स आप दोनों लिख सकते हैं, बट अपडेटेड बुक में जो स्टेट सिंबल्स है वो ये वाले हैं, आप ये वाले लिखें तो ज्यादा बेटर है, ना भी लिखें तो आपको मार्क्स पे भी मिलने चाहिए। अच्छा, फिर क्या होता है, जो हम सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस में लेंगे तो सोडियम क्लोराइड फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन अब फर्दर रिएक्शन का मतलब यह है कि क्लोराइड आइंस को जो है ना वो ऑक्सीडाइज करना होगा, लेकिन क्लोराइड आइंस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से ऑक्सीडाइज नहीं होते, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज वी से दैट इज नॉट अ पावरफुल इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आइंस, क्योंकि क्लोराइड आइन की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाना मुश्किल होता है। लेकिन यही रिएक्शन, मतलब इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो वाइट फ्यूम्स के साथ आप लिख सकते हैं, और यूजुअली कभी कभार क्वेश्चन में ना नो ऑब्जर्वेशन भी लिखा हुआ होता है या नो चेंज भी लिखा हुआ होता है, तो अगर आप वाइट फ्यूम्स लिख देंगे ऑफ HCl तो वो भी सही है, अगर आप नो चेंज लिख देंगे इसमें वो भी सही है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ना इज एक्टिंग एज एन एसिड, तो इसको हम लोग ये कहते हैं कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड ने जो है वो प्रोटॉन डोनेट किया है टू सोडियम आइंस। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मतलब प्रोटॉन डोनेट किया है, वो क्लोराइड के पास चला गया, तो हम इसको एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हैं। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन विद ब्रोमाइड आइंस। अब ब्रोमाइड आइंस के साथ क्या है, अब मैं ना यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड ले रहा हूँ, इस बार सोडियम ब्रोमाइड नहीं ले रहा। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस फॉर्म में बनी है तो इसका जो कलर है वो अगेन वाइट फ्यूम्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो आपको इसमें यहाँ पे वाइट फ्यूम्स मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दूसरे रिएक्शन में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर जाता है, और जब वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करवा के ब्रोमीन गैस बना देता है, और साथ में खुद रिड्यूस होके सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है इस रिएक्शन में, एंड वी गेट 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये इक्वेशंस जो है ना ये बहुत टाइम से हमें नजर नहीं आ रही हैं पेपर में, तो एक्सपेक्टेड है कि ये वाली इक्वेशंस पूछ ले, पहले बहुत ज्यादा पूछी जाती थी। वेयर डिड सोडियम कम फ्रॉम, सोडियम कहीं से नहीं आया, सोडियम है ही नहीं, पोटेशियम है उसकी जगह पे, देखो, ठीक है, इट्स पोटेशियम नॉट सोडियम, ठीक है, माय बैड। अच्छा, इसमें ऑब्जर्वेशंस में और क्या क्या दिखेगा आपको, वाइट फ्यूम्स के बाद आपको ब्राउन फ्यूम्स भी दिखेंगे कुछ, और सल्फर डाइऑक्साइड तो भाई कलरलेस है, उसका तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, ठीक है, टॉक्सिक गैस होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और आई गेस
प्रैक्टिकल में कहीं पूछा हुआ था या थ्योरी पेपर में कहीं पूछा हुआ था कि सल्फर डाइऑक्साइड या जब ये रिएक्शन करते हैं तो हम लोग फ्यूम कबर्ड में करते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है इसकी? whenever sulfur dioxide gas is being evolved out in any reaction you have to use fume cupboard। जी लवीजा। हाउ टू मेमोराइज दिस? हम्म आसान से तो हैं। Br2SO2 वाटर, आयोडीन की हैं दो तीन इक्वेशंस। देखें भाई, इन केस ऑफ क्लोराइड देयर इज ओनली वन इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। इन केस ऑफ ब्रोमाइड यू हैव फर्स्ट इक्वेशन इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द क्लोराइड इक्वेशन। नीचे वाली इक्वेशन जो है ये याद करनी है बस। दरीदा आपको हो गया यार। कैसे याद करें भाई? इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो अगर याद नहीं हो रहा तो। क्योंकि पहले असल में ये बार बार क्वेश्चंस आते थे, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए ना 2022 एंड बियॉन्ड, तो ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो बच्चे ये बार बार इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते थे तो उनको याद हो जाती थी। अब रिसेंट ईयर्स में नहीं दिख रहे ये क्वेश्चन। अब अचानक से वो जो चीज़ नहीं आ रही होती है वो अचानक से लेकर आ जाता है। तो आप इसको याद करें, आप इसको पेपर पे लिख के याद करें। मेरे ख्याल से 3 से 4 बार लिखोगे तो ये याद हो जानी चाहिए, इतनी कोई मुश्किल इक्वेशंस तो नहीं है। देखिए इक्वेशन अगर जो आपको याद करनी है ना, उसमें याद करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो याद करें, बाकी प्रोडक्ट फिर आप खुद बना भी लेते हैं। पहले इस तरह से याद करके देखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगे। आप डेली बेसिस पे इसको जरा कोशिश करें, लिख लें। रिलैक्स होके करो। तब परेशान होके जब पढ़ते हो तो कुछ फायदा नहीं होता। जितना आप लोग परेशान हो रहे हो ना, इतना बेटा मुश्किल है नहीं। अच्छा जी। आयशा बेटा, मॉक के रिजल्ट्स आपको गूगल क्लासरूम पर रिलीज किए गए हैं। आप अपने ग्रुप पे जरा एक मैसेज डाल दें। अच्छा आपका ग्रुप आई गेस बनता। हसीब को मैसेज किया था। चलो मैंने बोल दिया है, अभी देख लेते हैं। अच्छा भाई, आयोडाइड आइंस के साथ क्या रिएक्शन है? अगर आप सोडियम आयोडाइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो अगेन देखो ये वाली इक्वेशन तो सबकी सेम आ रही है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन आयोडाइड इन द फॉर्म ऑफ गैस जिसके वाइट फ्यूम्स। अब जो इसकी बाकी की इक्वेशंस है ना वो आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। अब हाइड्रोजन आयोडाइड, अब सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग ब्रोमाइड आयन, तो आयोडाइड आयन को तो ऑक्सीडाइज कर ही देगा। अब इसमें आयोडीन गैस बनेगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। अब ये वाली इक्वेशन तो एग्जैक्टली सिमिलर है आपकी ब्रोमाइड आयन वाली इक्वेशन से। ठीक है, बस इसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होंगी। आयोडीन गैस के जो है वो पर्पल वेपर्स दिखेंगे आपको, लेकिन इसके ना और भी कुछ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के जो है वो ऑक्सीडाइज होके आयोडीन भी बना रहे होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल जो है वो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो खुद जब एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है तो वो रिड्यूस होके कुछ मॉलिक्यूल उसके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड के वो क्या करते हैं, सल्फर सॉलिड भी बना रहे होते हैं और साथ में वाटर बन रहा होता है। ठीक है, अब ये इक्वेशंस, हाँ ये वाली इक्वेशन याद करना बड़ा मुश्किल काम है। अब आपने इसमें से कौन सी इक्वेशन याद करनी है? यूजुअली जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें उन्होंने स्पेसिफिक नहीं करा हुआ कि आप कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिखे, मतलब आप कोई भी लिख सकते थे इक्वेशन इसमें।
लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशंस आपको सारी याद रखनी है कि इसमें आपको पर्पल वेपर्स भी दिख रहे होंगे, आपको येलो सॉलिड भी बनता हुआ दिख रहा होगा, पर्पल वेपर्स आयोडीन के दिख रहे होंगे इसमें। दूसरी इक्वेशन से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी भी ऑब्जर्वेशन आपको साथ साथ नजर आ रही होंगी। जो मैं ऑल लिख रहा हूँ, तो आपको जब खुद से लिखने के लिए कहता है इक्वेशन, तो फिर आप जो है वो इस इक्वेशन को अ, कोई भी एक लिख सकते हैं। लेकिन अगर जब वो ऑब्जर्वेशन पूछता है तो ऑब्जर्वेशन में आपको सारी ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, क्योंकि कुछ कुछ मॉलिक्यूल जो है वो फर्स्ट इक्वेशन फॉलो कर रहे होंगे, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड। पर्पल वेपर्स हाइड्रोजन सल्फाइड का कोई कलर नहीं होता, बट इसकी एक रॉटेंट स्मेल होती है जिसको आप बैड एग स्मेल कहते हैं। ठीक है जी। येलो पीपीटी, इसके सल्फर के सल्फर सॉलिड लिखा हुआ है, येलो सॉलिड लिखा हुआ है, आप येलो पीपीटी भी लिख दें तो चल जाएगा काम। ठीक है भाई, ये वाली इक्वेशंस हैं जो कि आपके इस चैप्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बड़े टाइम से इसके क्वेश्चंस नहीं दिख रहे। आई एम अज्यूमिंग कि इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके पास एक और सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आ रहा होता है। अभी थोड़े टाइम पहले इन्होंने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ ली थी। तो डेफिनेशन क्या होती है? रिएक्शन इन विच अ सेम स्पीशी इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड एट द सेम टाइम। मतलब एक ही स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रही होगी और वही रिड्यूस्ड भी हो रही होगी। ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसकी भी तीन इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, वो भी आपको रट्टा लगानी है। हाँ, वही वाली। एक है आपके पास कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक इक्वेशन है आपकी हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर आपकी एक इक्वेशन है क्लोरीन की वाटर के साथ। तो ये तीनों इक्वेशन जो है वो आपको याद रखनी है। मैं लिख देता हूँ, जरा एक मिनट देना मुझे। अच्छा भाई, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें आपके पास इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली आपको ये बताना चाहिए कि जब हम क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाते हैं विद कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वो सोडियम क्लोराइड बनता है, एक सोडियम क्लोरेट वन बनता है NaClO जिसका फॉर्मूला है, और H2O। सोडियम क्लोरेट वन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें वन है। दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम क्लोरेट वन। ठीक है, स्टेट सिंबल्स इसके याद रखने हैं। क्लोरीन एक्वस फॉर्म में, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो एक्वस फॉर्म में होगी, और NaCl जो बनेगा वो एक्वस फॉर्म में। सोडियम क्लोराइड अगेन इज अ सॉल्युबल सॉल्ट एक्वस फॉर्म में, और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म। ठीक है, कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं अराउंड एट 15 डिग्री सेल्सियस। इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इसमें 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आते हैं, बाकी सबका 1 मोल होता है। इसमें क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से एक बार NaCl में -1 हो रही है, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो से जो है वो +1 भी हो रही है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, इसलिए हम इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। सेकंड इक्वेशन आपको याद रखनी है जब क्लोरीन को हम हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब हम हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास NaCl बनता है इसमें भी। इसकी आयनिक इक्वेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए। आयनिक इक्वेशन इसकी बहुत सिंपल सी है, आप चाहें तो खुद बना भी सकते हैं या फिर आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें स्पेक्टेटर आयंस कैंसिल आउट होते हैं ना, तो जो एक्वस चीज़ों में जो कंपाउंड होते हैं एक्वस फॉर्म में वो आयनाइज हो जाते हैं। तो सोडियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, राइट हैंड साइड पर भी है, तो सोडियम आयन जो है वो सिर्फ रिमूव हो जाएगा इसकी आयनिक इक्वेशन से, बाकी सब कुछ जो है वो वैसा का वैसे ही आ जाएगा।
क्लोरीन आ जाएगा एक्वस फॉर्म में, 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है वो आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे एक बार क्लोराइड आइन आ जाएगा और एक बार क्लोरेट आइन आ जाएगा, ClO-1 चार्ज बनेगा, सोडियम +1 और ClO-1 ओवरऑल, और वाटर आ जाएगा। ये इसकी आयनिक इक्वेशन है। तो ये भी आपको बनाने के लिए आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इसकी सोडियम हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि आप इसको जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं, हॉट एल्कली। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, इसकी जगह पे सेम रिएक्शन होगा, इसमें भी NaCl बनता है। और इसमें जो है वो सोडियम क्लोरेट 5 बन रहा होता है आपके पास, जिसका फॉर्मूला होता है NaClO3। वाटर जो है वो अगेन लिक्विड फॉर्म में, सोडियम बाकी सारी चीजें जो है वो इस इक्वेशन में भी एक्वस फॉर्म में होती हैं। अब बैलेंसिंग देखो, मैंने ना ऐसे याद की हुई है। अब मुझे वहां पे ऊपर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के से मोल्स याद किए मैं, क्योंकि एक ही मोल्स की बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पे मैंने ना क्लोरीन के याद किए मैं कि 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन है। और सोडियम बाकी अगर मैं खुद बैलेंसिंग करना भी चाहूँ ना यहाँ से, तो मैं फिर इजिली कर लेता हूँ, अगर मैंने एक दो कोफिशिएंट याद किए हुए ऑलरेडी इसके। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन और 3 मोल्स ऑफ वाटर, मैंने 3 3 की वैल्यूज याद की हुई है, बाकी जो है फिर मैं खुद बैलेंस कर लेता हूँ। क्योंकि आगे जो है वो उतना फिर मुश्किल नहीं बचता। हाइड्रोजन क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे 6 बन रहा है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 6 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 6 है, बाकी NaCl के साथ 5 आता है इसमें। अब ये याद करनी पड़ेगी आपको। या वहां पे बैठ के अगर इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और आप मैसअप कर सकते हैं। आयनिक इक्वेशन जो है वो इसकी भी आप बना सकते हैं, जैसे आपने ऊपर बनाई है। फिर उसके बाद क्लोरीन का रिएक्शन विद वाटर। जब आप वाटर में क्लोरीन गैस को डालते हैं, जो यूजुअली आप क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं वाटर में, तो उसमें जो क्लोरीन गैस निकल के डिजोल्व होती है वाटर के साथ, तो वो रिएक्ट करके HCl बनाता है और HClO एसिड बनाता है। इसमें भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे -1 है, ऊपर 0 है, तो इसमें भी क्लोरीन जो है वो इंक्रीज भी कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दिस इज क्लोरिक 1 एसिड। ये आपको याद रखना है। ये एक ऐसा स्टेरलाइजिंग एजेंट यूज हो रहा होता है टू किल बैक्टीरिया। क्लोरीनेशन कौन करता है? क्लोरीनेशन क्लोरीन करती है। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जब हम कहते हैं तो हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्लोरीन डालते हैं। तो देखें इसमें जो एसिड है ना HClO, ये बेसिकली पार्शियली आयनाइज होता है टू फॉर्म H पॉजिटिव आइन एंड ClO नेगेटिव आइन। ये जो H पॉजिटिव आइंस हैं ये बेसिकली किल कर रहे होते हैं वाटर के अंदर बैक्टीरिया को, और ClO नेगेटिव आइन का भी रोल होता है इसमें। अरे व्हाट डू दे एग्जैक्टली आस्क लाइबा? आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इसमें? विच सब्सटेंस किल्स बैक्टीरिया? दैट्स क्लोरिक 1 एसिड। ठीक है भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके।
अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज हैलोजेंस, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन वॉलेटिलिटी ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाउन द ग्रुप। तो वॉलेटिलिटी अभी हमने डिस्कस किया था, डाउन द ग्रुप जो है वो इनकी डिक्रीज होती है, दे बिकम लेस वॉलेटाइल, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, और इसका रीजन आप बताएंगे कि आईडी आईडी फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर, आईडी आईडी फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर, और वो क्यों होती हैं? क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increases and boiling point increases. अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है स्टेट हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद डिफरेंट हैलोजेंस अंडर द डिफरेंट कंडीशन, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर क्लोरीन टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, अब आपके पास क्लोरीन को, अच्छा ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये भी हमारे पास सॉर्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें आपको यूवी लाइट रिक्वायर्ड होती है। अब रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट हो रहा है, इसका मतलब है हीटिंग तो रिक्वायर्ड नहीं है ना। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनना है? HCl बनना है। ठीक है, और इसको वापस ब्रेक डाउन करवाने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये आप लिख लें अपने पास, ये आपको याद होना चाहिए, अभी हमने नोट्स में इसको डिस्कस नहीं किया। दिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है? सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट। नेक्स्ट कह रहा है ऑन हीटिंग आयोडीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, हाइड्रोजन और आयोडीन का जो रिएक्शन है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड वीकर होता है, वो इजीली वापस ब्रेक हो जाता है टू फॉर्म अगेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब गिव द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स। तो जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आयोडीन को जो है वो अब रूम टेम्परेचर पे आयोडीन वैसे सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है, मतलब सॉलिड होता है, लेकिन जब आप रिएक्ट करवाने के लिए हीट कर रहे हैं इसको तो आप ये कह सकते हैं सब्लाइम हो गया है, तो आप उसको एज अ गैस भी ले सकते हैं। अगर आप उसको एज अ सॉलिड लेके रिएक्शन इक्वेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, बट ये रिवर्सिबल है तो आपने रिवर्सिबल का साइन लगाना है, एंड यू हैव टू मेक 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। ठीक है भाई। अच्छा, और देखते हैं क्वेश्चंस इसके। इसमें कह रहे हैं क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शंस, एक्सप्लेन व्हाई MnO2 इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। अच्छा, जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसमें कोई एक एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा। अब ऑक्सीजन तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी चेंज नहीं करता, नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन हमेशा -2 ही रहता है, ऑक्सीजन मेटल्स के साथ भी -2 रहता है। तो आपने मैंगनीज इज द एलिमेंट जो कि अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा, तो आपने मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखनी है दोनों कंपाउंड में। एक में +4 आएगी MnO2 में और एक में +2 आएगी, तो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, तो आप इसके बारे में लिखेंगे। अच्छा, एक्सप्लेन बाय MnO2 इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आप इसको मैंगनीज की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और आप इसको क्लोरीन को इसने ऑक्सीडाइज करवाया तो इसकी टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज चेंजेस फ्रॉम +4 टू +2 विच इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इफ इट इज गेटिंग रिड्यूस itself it means it must be acting as an oxidizing agent, or in other words you can also write it like this, chlorine's oxidation number is changing from -1 टू, अच्छा इसमें MnCl2 में तो क्लोरीन -1 ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन जो है वो राइट हैंड साइड पे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल जब आया है तो वो -1 से 0 हो रहा है, तो देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन फ्रॉम -1 टू 0, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्लोरीन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, दैट्स व्हाई MnO2 must be acting as a oxidizing agent। एंड व्हाट वुड यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन? इस रिएक्शन में आपके पास जो है MnO2 सॉलिड फॉर्म था, सॉलिड फॉर्म से वो रिएक्ट होके जो है वो एक्वस फॉर्म में आ गया है, तो आप ये भी कहेंगे इसमें कि सॉलिड जो है वो डिसअपेयर हो गया या सॉलिड डिसॉल्व्स। अब एक मार्क के लिए कोई एक ऑब्जर्वेशन चाहिए होगी, लेकिन इसमें जो है वो मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस हैं। एक तो वाइट सॉलिड, अब ये हम नहीं कह सकते कि वाइट है या क्या कलर है इसका, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है, तो इट इज सेफ टू जस्ट राइट सॉलिड डिसॉल्व्स। और फिर क्लोरीन गैस बन रही है तो आप इसको कह सकते हैं पेल ग्रीन गैस फॉर्म्स। ठीक है, और सोल्यूशन में जब गैस बनेगी
तो वो जब जाहिर है जब बाहर आ रही होगी कुछ पार्ट उसका डिजोल्व भी हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका जो सोल्यूशन का कलर है वो पेल ग्रीन हो गया है, या बबल्स ऑफ गैस भी दिख रहे होंगे आपको इसमें। पेल ग्रीन गैस एफिशिएंसी भी लिख सकते हो, सही है लैब है वो भी। आगे कह रहे थे हैलोजेंस क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ऑल वोलेटाइल एलिमेंट्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन वोलेटिलिटी। ये हमने अभी ऑलरेडी कर लिया है, इसको करने की जरूरत नहीं है, दोबारा सेम एक्सप्लेनेशन है। आगे आपसे कह रहा है क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी अभी आपने इक्वेशन पढ़ी है क्लोरीन की विद कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें NaCl बनता है, NaClO बनता है, और साथ में वाटर बनता है। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन अब आपको यहाँ पे याद होगी तो आप लिख सकेंगे, वरना फिर आप गड़बड़ हो जाएगी इसमें। ठीक है, और why it is a disproportionation reaction because chlorine is oxidized as well as reduced। ठीक है, you can find the oxidation number of chlorine, it is changing from 0 to, now you can just write chlorine's oxidation number is changing from 0 to -1 and from 0 to +1। so chlorine is oxidized as well as reduced। मतलब आप ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे वर्डिंग में प्रॉपर। आगे कह रहा है वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड डिफर्स फ्रॉम दोज इन C1। तो आपको पता है NaClO कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनता है, हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaClO3 बनता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म। NaCl तो दोनों में बन रहा है, वाटर भी दोनों में बन रहा है, तो NaClO3 हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बन रहा है और NaClO कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बन रहा है। ठीक है भाई, ये टॉपिकल है हमारी वर्कशीट्स के। अभी रिसेंट ईयर्स जो हमने किए थे उसमें हमने देखा था कि ग्रुप 17 के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट टू नन। तो बट इसलिए आप पुराने वाले ईयर्स अगर कर रहे हैं तो उसमें मिल जाएंगे आपको, या फिर आप इसके टॉपिकल जरूर करें। अब अगर एक चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना बहुत टाइम से, तो उसका मतलब आप खुद समझदार हैं कि अब जो है उसका क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। वॉलेटिलिटी वाली बात देखें, बार बार पूछी गई थी काफ़ी टाइम, बहुत टाइम पुराने क्वेश्चन नहीं है ये, 2022 और उससे पीछे के क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन आयोडाइड इज लीस्ट थर्मली स्टेबल टू HCl HBr एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। क्यों? क्योंकि इसके जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि बॉन्ड इंथैल्पी सबसे कम है या बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी है इसकी, जिसकी वजह से इट इज इजिली ब्रोकन। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड lowest bond energy as compared to हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। फिर आपसे कह रहा है, देखें इसने ना यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दी हुई हैं आपको, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस व्हाई हाइड्रोजन आयोडाइड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। अच्छा देखिए, अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहा हूँ तो इसमें हम सिर्फ आईडी फोर्सेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इनमें पीडीपीडी फोर्सेस भी आ जाएंगी ना, क्योंकि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर बॉन्डेड टू ईच अदर, सो देयर विल बी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें पीडीपीडी फोर्सेस भी आ जाएंगी, और पर्टिकुलरली हाइड्रोजन फ्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स भी आ जाती है, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे वो जो है पूछना चाह रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बाय हाइड्रोजन आयोडाइड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में ये लिखेंगे कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और इनफैक्ट इसके जो पीडीपीडी फोर्सेस होंगी दे आर इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन द पीडीपीडी फोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इसमें आपकी पीडीपीडी फोर्सेस भी होंगी जो कि स्ट्रॉन्गर होंगी। अच्छा, हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या पीडीपीडी फोर्सेस हैं? हाँ भाई, थ्योरेटिकली पीडीपीडी फोर्सेस एग्जिस्ट करनी चाहिए इसके बीच में, क्योंकि आयोडीन इज वैसे तो मोर इलेक्ट्रो डाउन द ग्रुप हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन्होंने ना इस क्वेश्चन में बहुत स्मार्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज दी हुई हैं आपको। अगर आप कंपेयर करें हाइड्रोजन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज, तो वो 2.1 और 2.5 का डिफरेंस है, तो 2.5 माइनस 2.1
ये आपके पास जो डिफरेंस बनेगा वो 0.4 का बनेगा। यूजुअली हम ये, वैसे एक जनरल रूल ऑफ थंब हमारा ये होता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दी टू बॉन्डेड एटम्स बहुत कम है, जैसे कि अराउंड, कभी कभार ना इसने ये इस तरह के क्वेश्चंस ना दिए हैं पहले, जिसमें वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दे देता है और उसमें उसको बकायदा बता देता है, कट ऑफ दे देता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0.4 से कम है, मतलब 0.4 या उससे कम है, तो आप वैसे उन मॉलिक्यूल्स को जो है आप अज्यूम कर सकते हैं नॉन पोलर, मतलब आप उसमें अज्यूम कर सकते हैं कि डायपोल्स अगर बन भी रहे हैं तो ना होने के बराबर है। ठीक है, उसमें ना वो कट ऑफ पहले दे रहा था, अब बीच में ना दूसरी बार उसने एक क्वेश्चन दिया तो वो जो कट ऑफ दिया था वो अराउंड 0.8 का दिया हुआ था। तो कि इस वैल्यू से ज्यादा अगर डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आप उसको डायपोल्स कंसिडर करेंगे, अदरवाइज आप डायपोल्स कंसिडर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज अगर दी हुई हो और अगर कोई कट ऑफ नहीं दिया हुआ, तो आप किस मॉलिक्यूल को डायपोल कंसिडर करेंगे कि किसी में डायपोल है या पोलर है या नहीं है। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बड़ा है तो आप कहेंगे कि वो पोलर मॉलिक्यूल है, और जिसमें डिफरेंस छोटा है तो आप कहेंगे कि वो नॉन पोलर है। बट सेफ थिंग हियर इज टू राइट दैट हाइड्रोजन आयोडाइड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीकर हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नाम लिखना होगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लिख देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें सिर्फ आईडी फोर्सेस हैं और पीडी फोर्सेस हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज ऊपर गिवन है ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप उसको कहीं ना कहीं अपने आंसर में एम्प्लॉय करेंगे। पॉलिंग स्केल नहीं मिलता आपको, पॉलिंग स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है वो आपको ऐसे दे देगा, आपको पॉलिंग स्केल अलग से नहीं देगा। ठीक है भाई। तो आप इसमें आप अच्छा, इसमें आप बात कर सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन पोलर विद ओनली आईडी फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ना इसके इस हिसाब से ना वेग हो जाती है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज गिवन है तो मुझे उस क्वेश्चन को उसमें लिखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहीं ना कहीं यूज करना है। हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में आप लिख दें, इट हैज आईडी फोर्सेस ओनली। ठीक है भाई, समझ आई ये बात। क्या हुआ लाइबा? नो, आई एम नॉट एलिमिनेटिंग पीडी फोर्सेस। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि आईडी फोर्सेस आर मोर डोमिनेटिंग, अगर आप लिख देंगे पीडी फोर्सेस इज नो इशू। आप लिखें इसमें, थ्योरेटिकली है, आपको कट ऑफ नहीं दिया हुआ ना इसमें, आप लिख दें पीडी फोर्सेस हैं बट दे आर वीकर। मेक श्योर यू मेंशन के वीकर पीडी forces हैं as compared to hydrogen fluoride, and hydrogen fluoride has hydrogen bonding as well, which is the strongest type of intermolecular forces of attraction which requires greatest amount of energy to be broken. Yes, they are more dominating, that's what you can write. You are asking why pd forces in hydrogen iodide are weaker, because hydrogen iodide has a smaller electronegativity difference between them, so the partial charges that are formed over the molecule are smaller as compared to hydrogen fluoride molecule. कट ऑफ के बारे में आपको ये बता रहा था, some in some questions in previous years they have given the cut off value as 0.4, उसको हम नॉन पोलर ले रहे होते हैं, बट इन डिफरेंट क्वेश्चंस दे हैव गिवन यू द डिफरेंट कट ऑफ वैल्यूज। तो इसलिए वो कट ऑफ वैल्यू गिवन होगी तो फिर आप उसके बारे में बात कीजिएगा, अगर नहीं गिवन है तो फिर आप इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बात कर लें। और इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस अगर आप बात कर रहे हैं तो आप फिर पीडी फोर्सेस आप स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड में वीकर है ड्यू टू स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम। मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ।
greater the atoms, so stronger PDPD forces and also हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या पूरी फॉर्म लिखना है इसकी, ठीक है। whereas iodide has smaller electronegativity difference between the bonded atoms, so weaker PDPD forces, it requires lesser energy to be broken. Oh God, my writing explains. I'm tired. ठीक हो गया। और किस टाइप के, हाँ ये वाले क्वेश्चन ना, ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। A solution of aqueous bromide ions is added to separate samples of chlorine and iodine. Describe what is observed. अब क्लोरीन के साथ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके साथ होगा? ब्रोमीन के साथ होगा। तो क्लोरीन के साथ आप क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में? आपने ऑब्जर्वेशन, इसकी जरा बताओ ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे। आपके पास एक्वस क्लोरीन है, आपने इसमें ब्रोमीन सोल्यूशन ऑफ, सॉरी ब्रोमाइड आइंस है, मैं उल्टा कह दिया। जो है सोल्यूशन ऑफ ब्रोमाइड आइंस, ठीक है। इसमें आपने क्लोरीन गैस को पंप इन करवा दिया है, बबल इन करवा दिया है। यही किया है ना। Samples of chlorine and iodine. Describe what is observed in each reaction. Explain your answer in terms of relative reactivity of chlorine aqueous फॉर्म में डालिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन गैस फॉर्म में नहीं डाला, aqueous फॉर्म में डाला है। परमानेंट डायपोल को पीडीपीडी लिख तो सकते हो यार, एक्सेप्ट तो करता है, मार्किंग की में लिख के भी देता है। लेकिन साथ में ना वो एक मार्किंग की में जब वो दे रहा होता है ना आंसर इसके, तो वो एक बार अगर दो बार रिपीट कर रहा होता है इसी वर्ड को, तो पे एक बार वो पूरा लिख देता है, फिर उसके बाद आगे जो है ना वो पीडी पीडी शॉर्ट फॉर्म लिख देता है। लेकिन हम इस वजह से ना हम कहते हैं कि भाई पूरा ही लिख दिया करो। अगर एक से ज्यादा बार उसको आपने लिखा है ना, आपने एक बार लिख दिया परमानेंट डायपोल फोर्सेस, कुछ स्टूडेंट जब एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं ना तो स्ट्रक्चरिंग उनकी सेंटेंस की नहीं हो पा रही होती है, तो वो अगर दो बार रिपीट कर रहे होते हैं, लेट्स से इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का दोबारा उनको वर्ड आगे रिपीट करना पड़ जाता है, तो वो जब दोबारा लिखने बैठते हैं ना तो वो बहुत जगह ही खत्म हो जाती है। क्योंकि इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कुछ बच्चे एक लाइन में पूरा वही वर्ड लिख रहे होते हैं। मैं कहता हूँ एक बार लिख के उसके ब्रैकेट में आईडी आईडी लिख दो, और अगर इन केस आपको दोबारा अगर स्ट्रक्चरिंग आपने नहीं की थी, सेंटेंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की थी और आपको दोबारा लिखना पड़ गया, तो आप आगे आईडी आईडी लिख देना सिर्फ। सेम गोस फॉर पीडी पीडी, कि आप एक बार परमानेंट डायपोल लिख दें, उसके बाद आप पीडी पीडी लिख दें। अच्छा भाई, यहाँ पे मुझे जरा ऑब्जर्वेशन बता दो आप लोग। हम लोग अभी बात कर रहे थे क्लोरीन गैस की, लेकिन इन्होंने क्लोरीन जो है ना ऑलरेडी एक्वा सोल्यूशन में था इनके पास, वो डाला है इन्होंने, तो इस सोल्यूशन का तो कलर पहले से ही पेल ग्रीन होगा ना। अब अगर मैं दो सोल्यूशन को मिला रहा हूँ, मतलब एक ब्रोमाइड आयन का एक्वा सोल्यूशन है, उसमें मैं क्लोरीन का एक्वा सोल्यूशन डाल रहा हूँ, तो क्लोरीन का जो एक्वा सोल्यूशन है वो ऑलरेडी क्या था? पेल ग्रीन कलर का था। अगर मैं लेट्स से कह रहे डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन ईच रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सोल्यूशन ऑफ एक्वस, अब इतनी देखो इतनी वर्डिंग्स में वो आपको नहीं फंसाता। वो आपको कह रहा है कि एक्वस क्लोरीन का सोल्यूशन था, उसके अंदर आपने ब्रोमाइड आयन का सोल्यूशन डाला है, तो ये जो पहले से सोल्यूशन था आपके पास वो तो पेल ग्रीन कलर का होगा ना। जब आपने इसमें ब्रोमाइड आयन का सोल्यूशन डाला तो ब्रोमाइड आयन जाके क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इज अ मोर रिएक्टिव हैलोजन, तो वो ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करवा देगा और एक्वस ब्रोमीन बन जाएगा। और एक्वस ब्रोमीन जो बनेगा तो वो सोल्यूशन में डिसॉल्व होके ऑरेंज कलर दे देगा, तो इसका कलर क्या मिलेगा आपको? पेल ग्रीन टू ऑरेंज। तो मतलब यहाँ पे आप पेल ग्रीन टू ऑरेंज लिखेंगे।
हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्या बताना है हसन? शॉर्ट फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही लिखा हुआ होता है, एच भी नहीं लिखा हुआ मिलता मार्किंग केस में। अब रिसेंट मार्किंग की जो आ रही है ना, उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल को आईडी आईडी लिखा हुआ मिलता है, परमानेंट डायपोल को पीडी पीडी लिखा हुआ मिलता है। आईएमएफ तो सारी फोर्सेस को मिला के कहते हैं ना। जब आपने अपनी एक्सप्लेनेशन बना ली है पूरी, लेट से आप बात कर रहे हैं कि एंड में जब आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हाइड्रोजन आयोडाइड हैज वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। If you are dealing with more than two types of forces in a single molecule, let's say for hydrogen iodide, you are saying it's PD-PD forces, it has PD-PD forces and ID-ID forces both। ठीक है, तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि भाई ओवरऑल आईएमएफ फोर्सेस इन हाइड्रोजन आयोडाइड आर वीकर। वैसे तो अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड में, इसमें आपके पास एक ग्राफ भी आता है, अगर मैं आपसे कहता हूँ, इसमें ना बड़ा एक कहाँ गया वो क्वेश्चन, नीचे वाला कर रहे थे ना। अब इसमें ना, इसमें स्पेसिफिकली हाइड्रोजन आयोडाइड को और हाइड्रोजन फ्लोराइड को कंपेयर किया हुआ है। अब अगर मैं आपको लेट्स से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके जाऊं ना, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू HCl HBr एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, लेकिन इनका आपस में ना इंक्रीजिंग होता है। अब यहाँ पे अगर इनके आपस में एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं ना आपसे, तो इसमें फिर आप जो है वो आईडी फोर्सेस की बात करते हैं, क्योंकि अब अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड के डायपोल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब पीडीपीडी की बात कर रहा हूँ, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के पीडीपीडी की बात कर रहा हूँ, तो पीडीपीडी किसका स्ट्रॉन्गर होना चाहिए? पीडीपीडी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, बट स्टिल हाइड्रोजन ब्रोमाइड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोजन आयोडाइड। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड में जो आईडी फोर्सेस है, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड दे आर मोर डोमिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा आ रहा होता है। आयशा बेटा, ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन पेन। समझ आई ये वाली बात हसन? हाँ, तो इफ यू आर लाइक discussing hydrogen bromide and hydrogen iodide, so you would say कि भाई although hydrogen bromide has a stronger PD-PD forces, but hydrogen iodide has more stronger ID-ID forces which are more dominating. So overall more energy is required to break the intermolecular forces of attraction between hydrogen iodide molecule। ठीक है, बट अगर आप जनरली सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की दोनों में लिख देंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड हैज अ मोर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो you will get 1 mark, but the other mark for the explanation you have to be specific about the type of intermolecular forces between these two molecules। ठीक है भाई। अच्छा भाई देखिए, आपका पेन, आपकी पेपर पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, ठीक है, यू हैव टू यूज इन पेन। अब अगर कोई बच्चा पेंसिल से पेपर कर देता है, वी हैव सर्टेन केसेस के बच्चे कह रहे हैं कि हमने आके ना सर पेपर पेंसिल से कर दिया, हमने बीच में पेंसिल उठाई थी डायग्राम बनाने के लिए, उसके बाद हम भूल गए, हमने पूरा पेपर पेंसिल से निकाल दिया। वी हैव सीन दोस केसेस जिनके ना वो आ रहे होते हैं, फिर भी ना A* आ गया या A आ गया। तो अब हम स्पेसिफिकली ये तो नहीं कहते कि भाई पेपर ही चेक नहीं होता आपका पेंसिल से, वो तो बहुत हार्श कंडीशन हमने लगा दी, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो आपको नहीं करना। अब आपके पास जो चेकर बैठा हुआ है, उसके पास जब एक पेपर पेंसिल से आ गया, जैसे वो स्कैन भी हो गया, वो नजर भी आ रही है पेंसिल, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उसको शायद चेक करना स्टार्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है ये वाली, तो ही विल कंसल्ट दी अथॉरिटीज, और फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस चलेगा। तो आप क्यों अपने साथ इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जब आपको पता है कि जब एक इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है तो मैं वही करूंगा ना। ठीक है भाई, ऑब्जर्वेशन विद आयोडीन क्या दिखेगा आपको? जब आपने आयोडीन डाली है, आयोडीन के एक्वा सोल्यूशन में जब आपने ब्रोमाइड आयंस डाले हैं, तो क्या आयोडीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आयंस?
नहीं ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, नो चेंज। एंड व्हाई देयर इज नो चेंज, बिकॉज iodine is a less reactive halogen than bromine. It cannot oxidize bromides. ठीक है, या तो आप इस तरह से लिख दें, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की टर्म्स में बात लिख दें। क्लोरीन कर रहा है ब्रोमाइडाइन को ऑक्सीडाइज, तो क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन, और आयोडीन इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इसमें देखो HCl, HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए। ड्रॉ बार ऑन द बार चार्ट टू प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एक बार, अब आपको एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं पता हाइड्रोजन फ्लोराइड का, लेकिन आपको ये पता है कि भाई हाइड्रोजन आयोडाइड से भी मुझे ऊपर बनाना है, तो आप उससे ऊपर बनाएंगे। और एक्सप्लेनेशन में आप लिख देंगे कि भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्स ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी ब्रोकन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम जरूर आना चाहिए आपको। बट और ऊपर पूछ रहे हैं एक्सप्लेन बाय हाइड्रोजन आयोडाइड हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट इन HCl एंड HBr। तो इनमें जो आप फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, तो वो आप IDID को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि PDPD के बेसिस पे डिस्कस करने जब जाओगे तो आप समझा ही नहीं पाओगे उसको, क्योंकि PDPD तो वीकेस्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। ठीक है, हाँ आप लिख जरूर सकते हैं कि PDPD forces, although the PDPD forces between hydrogen iodide molecule is the weakest, but IDID forces are the strongest, which are more dominating due to more number of electrons. सही है भाई। ऑर्गेनिक के साथ, अब देखो इस टॉपिकल में तो ऑर्गेनिक के साथ तो मिक्स हुए हुए नहीं है, बट आपके पास अगर कोई है तो आप मुझे भेज दीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा आंसर्स। बिल्कुल आ सकते हैं ऑर्गेनिक के साथ मिक्स होके इसके क्वेश्चंस, लेकिन इसकी जो नॉलेज है वो वाली आपकी अलग चलेगी। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, देखें अब आप लोग एज यू आर अप्रोचिंग नियर द एग्जाम, तो मेक श्योर के भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना वो अपना प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। देखिए यूजुअली इन चैप्टर्स को आप ना इग्नोर कर रहे होते हैं, और कभी कभार पूरा का पूरा क्वेश्चन उठ के आ जाता है इसमें से। और इसके अलावा एनर्जेटिक्स हमने रिवाइज किया, वो उसके क्वेश्चंस मुश्किल है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास एक मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स को आप इग्नोर कर देते हैं कि आसान सा चैप्टर है, तो उसको क्या करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में ना टाइट्रेशन कर्व जरूर रिवाइज करना। मतलब रिवाइज तो आपको सब करना है, बस ये मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो कि रिसेंट ईयर्स में नहीं दिख रही हैं, और वो आने के चांसेस बिल्कुल हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको अब तक समझ आ गई होगी कि पूरा ही इम्पोर्टेंट है। मोल्स के हाँ पुराने क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से टेढ़े हैं, थोड़े से क्या अच्छे खासे टेढ़े, लेकिन थ्योरी पेपर में रिसेंटली आपको मोल्स उस तरह का, उस लेवल का नहीं मिल रहा है। लेकिन MCQs में जरूर मोल्स जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, तो मोल्स के क्वेश्चन, हाँ हम एक क्लास करके मोल्स के क्वेश्चन कर सकते हैं पुराने जमाने के। और एक रिडॉक्स में आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा। रिडॉक्स जो है वो मोस्टली जो है वो जो मुश्किल वाला पार्ट है उसका, वो पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी मोल्स के कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों को पुराने कोई कर रहा है और प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्वेश्चंस में, तो आप, मैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन उसके करवा ही दूंगा थ्योरी के, लेकिन उसके आने के चांसेस बड़े कम हैं अभी, वरना पहले जो है वो मोल का पूरा पूरा एक थ्योरी का क्वेश्चन बनाता था वो। अभी उसने हल्का हाथ रखा हुआ है मोल्स पे, पार्ट उसका बहुत स्मॉल कर दिया। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है जो आप समझ रहे हैं कि क्लास में करवाना चाहिए, तो डू सेंड इट टू मी।
मैं आप लोगों को एक क्लास स्केड्यूल करके करवा दूँ। ठीक है। बाकी गुड लक फॉर योर कमिंग पेपर। आई गेस कंप्यूटर साइंस है पहले, फिर उससे पहले आई डोंट नो केमिस्ट्री सबसे पहला है या नहीं। सबसे पहला तो नहीं है केमिस्ट्री। बायो है? नहीं। 6 मई को आई गेस बायो है ना, आप लोगों का बायो है। तो जो हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं वो 6 मई को देंगे पहला पेपर। और फिर आप लोगों का, नहीं बायो 6 मई को नहीं है आप लोगों, 8 मई को है, सॉरी। 5th, मैं मेरे पास तो स्केड्यूल आगे पीछे भी। 8 मई बायो है, बायो का आई गेस 8 मई को प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। 15th मई को है आपका बायो का थ्योरी पेपर। सही है। और फिर आपका 19 मई को केमिस्ट्री, बीच में कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले हैं 9 मई को। मैथमेटिक्स वाले को एक पेपर तो हो गया है गेस, एक पता नहीं कब है। मैथ्स को छोड़ दें, अरे मैथ्स वाले भी तो हैं भाई यहाँ पे। मैथ्स को छोड़ ही दें। अच्छा मैथ्स आपका एक हो चुका है और एक होने वाला है अभी 8 मई को। चले भाई। चलें, तैयारी करें आप लोग। गुड लक, अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, और परेशान ना हो। जा सकते हैं अभी आप लोग। अल्लाह हाफिज।